नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान में कश्मीरी पंडित भी मतदान कर सकेंगे। जी हां, 35,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित वोट दे सकेंगे। इस दौरान चुनाव को लेकर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आपको सीधा जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। आज यानी 18 सितंबर के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे, जिसके लिए पहले चरण के लिए वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। पहले चरण के मतदान में कश्मीरी पंडित भी मतदान कर सकेंगे। 35,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित जो अन्य राज्यों में रहते हैं वो भी वोट डाल सकेंगे। तो मतदान केंद्रों पर आज मतदान होने वाला हो रहा है। आपको बता दें कि कश्मीर के 16 सीटों पर, वहीं अगर जम्मू की बात करें तो उसमें 8 सीटों पर आज मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो गया था, शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। तो विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, जहां आज सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शुभम गोगल का। शुभम, क्योंकि आज से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग जारी है। आपसे जानना चाहेंगे कितना मतदान प्रतिशत अभी तक रहा है और मतदाताओं में कैसा जोश, क्योंकि 10 साल बाद ये मौका आया है जब जम्मू कश्मीर में वोटिंग हो रही है। देखिए रिया, बिल्कुल आपको बताते चले तो 10 साल के बाद जो है वो चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा के होने आज शुरू हो चुके हैं और आज पहला चरण है। और सुबह से ही लगभग 7 बजे से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जब हमने लोगों से बातचीत करने की वहां पर कोशिश की तो लोगों का साफ तो कहना है कि इस बार विधानसभा के चुनाव जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो जो है वो बेरोजगारी रहेगा और लोग जो है बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा मतदान जो है वो आज करने जा रहे हैं और लगातार लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जो नए युवा हैं जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह जो है और ये देखने को मिला। जी रिया, बिल्कुल शुभम, एक और बात है कि क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जिसको बता दें कि किश्तवाड़ा जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से जो बीजेपी है उसने शगुन परिहार, जो कि आतंकवादी हमले में उनके पिता और चाचा को मार दिया गया था, तो उस सीट से वो लड़ रही है और आज उसी सीट पर वोटिंग हो रही है। तो वहां पे और कौन कौन से दिग्गज हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शगुन परिहार की मैं बात करूं तो लगातार जिस तरीके से वो पहले दिन से ही कैंपेनिंग करना शुरू किया तो लोग जो है उनको काफी जो है वो पसंद कर रहे थे कि एक युवा नेत्री जो है वो सामने आई है और लोग जो है उनका बड़े अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे थे। और वहां की अगर हम बात करें तो कांटे की टक्कर जो है वो वहां पर देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि लगातार जो प्रत्याशी है वो वहां पर कांटे की चोट पर जो है वो वहां पर पूरे तरीके से डटे हुए थे। अब कहीं ना कहीं देखना ये दिलचस्प जरूर होगा, क्योंकि महिलाओं की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त महिलाओं की बात करती है। तो शगुन परिहार को जिस तरीके से वहां से जो है वो नुमाइंदा बनाया गया है, वहां पर कहीं ना कहीं देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा इस बार कि लोग किस तरीके से मतदान करते हैं और क्या शगुन परिहार के जो है वो फेवर में मतदान होगा या नहीं, ये फिलहाल इंतजार होगा। रिया जी, शुभम, लेकिन जिन 24 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है मुकाबला काफी कड़ा है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो है चुनावी रण में है, जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, वहीं पीडीपी और बीजेपी अलग से चुनौतियां दे रही है। और खास बात यह भी इस चुनाव में कि जिन 24 सीटों पर चुनाव हो रहा है, अब की बार महबूबा मुफ्ती की बेटी पहली बार चुनावी रण में होंगी। तो किस तरह से आप समीकरण बनते हुए देख पा रहे हैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें? बिल्कुल भैया, अगर मैं आपको बताते चलूं तो महबूबा मुफ्ती जी की जो बेटी है वो भी मैदान में उतरी हैं और पीडीपी और बीजेपी जो दो ऐसी पार्टियां हैं जो अलग अलग चुनाव वहां पर लड़ रही हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो है एक बड़ा गठबंधन हुआ और आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो भी जो है वो सामने नहीं आया और नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो ही जो है वो लोगों के बीच है।
पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जब यहाँ पर एमपी के चुनाव थे तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने साफ तौर पर कहा था कि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए सीटें छोड़ सकते हैं, पर पीडीपी के लिए नहीं। वही विधानसभा के चुनावों में भी देखने को मिला कि कांग्रेस और जो है वो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस ने ऐलान करे चुनाव से पहले कि हम स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर को वो वापस करेंगे, फ्री बीस की बात हो, महिलाओं की बात हो, बेरोजगारी भत्ते की बात हो, जनता के बीच क्या ये मुद्दे पहुंचते हुए दिख रहे हैं? या फिर दूसरी तरफ बिल्कुल उलट अगर बात करें बीजेपी की तरफ से, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हुई, पीएम मोदी की रैली हुई, उन्होंने आतंकवाद की बात करी, उन्होंने रोजगार देने की बात करी, जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने की बात करी, तो जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे पहुंचते हुए दिखे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, वो लोगों के बीच जरूर पहुंचा है। पर लोगों में इस वक्त कहीं ना कहीं बदलाव की जो है वो नीति जरूर बन रही है कि इस बार वो लोग बदलाव चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव होने से पहले कहा था कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले जो है वो यहाँ पर राजधानी का ये जो स्टेट का दर्जा है वो वापस दिलाया जाएगा, और जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस था कि जम्मू कश्मीर को जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टेट बनाया गया था, वो फिर से बनाया जाएगा। लोगों में मुद्दे तो पहुंचे हैं, पर फिलहाल भाजपा जो है वो आतंकवाद को लेकर बात कर रही है और कई चीजों को लेकर बात कर रही है कि हमने इन चीजों पर बहुत सुधार किया है। पर फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि लोग जो है इस बार किसकी खतरे की घंटी बजती है, ये फिलहाल चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल शुभम, ये भी क्योंकि ये 10 साल बाद चुनाव हो रहा है तो ये काफी महत्वपूर्ण भी है, और इसके साथ ही जनता में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जनता में जो है वो काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, चाहे वो युवा है, क्योंकि लगभग सुबह के मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे से लोगों ने मतदान करना शुरू कर दिया गया है। और वहां से ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही है कि लोग जो है सबसे पहले मंदिर की घंटी बजाकर और मस्जिद में जो है वो नमाज पढ़ने के बाद लोग मतदान करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है कि लोग जो है इस बार मतदान जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर करेंगे, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर करेंगे, और बेरोजगारी जो जम्मू कश्मीर में है। शुभम, अब की बार पूरे दमखम के साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर के चुनावी रण में उतरी हुई है। जनता के बीच खासा उत्साह, शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, ये पहले फेज के लिए वोटिंग। हालांकि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज, वोटर्स टर्नआउट क्या कुछ रहता है, उसके लिए इंतजार। शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें कि बुलडोजर को लेकर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। मायावती ने कहा है कि बुलडोजर विध्वंस कानून राज का प्रतीक नहीं, बुलडोजर प्रयोग बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को एक समान गाइडलाइन बनाना चाहिए। केंद्र दखल देती है तो सुप्रीम कोर्ट को दखल ना देना पड़ता। इस पर केंद्र और राज्य सरकारें जरूर ध्यान दें। संविधान और कानून राज्य के अमल पर होना जरूरी है। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बता दें कि बुलडोजर को लेकर मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर विध्वंस कानून राज का प्रतीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बुलडोजर प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति जो है वो भी काफी चिंतनीय है। अगर केंद्र सरकार एक समान गाइडलाइन बनाना चाहती तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसे दखल देना नहीं पड़ता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर केंद्र और राज्य सरकार जरूर ध्यान दें। संविधान और कानूनी राज जो है उस पर अमल होना बहुत जरूरी है। तो मायावती ने बुलडोजर को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? मायावती ने बुलडोजर को लेकर एक्स पर ट्वीट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का एक आदेश दिया है, और इस आदेश के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। हालांकि सपा और कांग्रेस पहले से ही बुलडोजर की कार्रवाई पर आपत्ति जताती चली आ रही है। आज पहली दफा बसपा प्रमुख मायावती ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, वह भी जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया है। और एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने यह कहने की कोशिश की है कि
बुलडोजर विध्वंसक कानूनी राज का प्रतीक नहीं है। जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई पर जनता की असहमति थी, उस पर केंद्र सरकार को आगे आकर इस पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, ऐसा कहने की कोशिश बसपा प्रमुख मायावती ने की है। हालांकि जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती के तेवर दिखाई दे रहे हैं, बयानों में लचीलापन दिखाई दे रहा है, इस पर भी कहीं न कहीं गौर करने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई पर लगातार हो हल्ला मच रहा था, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई पर तो रोक लगाने जाने की मांग की जा रही थी। खासकर योगी सरकार कहीं न कहीं बुलडोजर को लेकर एक मॉडल बनता जा रहा था और योगी सरकार का मॉडल कहीं न कहीं राजस्थान एमपी में भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इधर भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, उस पर कहीं न कहीं अब राज्य सरकार को भी अमल करना पड़ेगा और साथ ही साथ केंद्र सरकार को। लेकिन जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती की बुलडोजर मामले में एंट्री हुई है, कहीं न कहीं सियासत भी गर्म हो गई। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने यह कहने की कोशिश की है कि बुलडोजर की कार्रवाई गलत है। हालांकि इस तरह से चुनाव होने हैं, उपचुनाव के पहले बसपा प्रमुख मायावती भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं गंवाना चाहती है जिससे उनको लाभ न मिल सके। और अब जिस तरह से बुलडोजर पर रिएक्शन आया है, जिस तरह से बुलडोजर मॉडल, जैसा आपने भी कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा उन्हें वो फेम भी मिला इस चीज की वजह से और उनको कई सारे प्रदेशों में बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाने लगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का इस मामले पर फैसला आना, विपक्ष का इसको लेकर योगी सरकार को घेरना और अब मायावती की एंट्री, क्या माना जाए? मायावती ने जिस तरह से स्टैंड लिया है और योगी सरकार को बुलडोजर को लेकर घेरा है, किस तरह से इसे देखें, किस तरह से राजनीतिक सियासत के क्या मायने? देखिए रिया, जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती की जो सियासत है, वह सियासत कहीं न कहीं पिछले चुनाव में भी देखने को मिली और लचीलेपन की वजह से जनता की दूरी जो है बसपा प्रमुख मायावती से बढ़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में सीटें शून्य पर पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात और गौर करने वाली बात है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर भले ही सपा बसपा लगातार आवाज उठाते चले आ रहे हों, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती की यह आवाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठी है, तो इस पर भी जनता की नजरें हैं। अब इस तरह से उपचुनाव होने हैं, सियासत तेज हो गई है और बसपा प्रमुख मायावती भी उपचुनाव में कूदी है, अपना परचम लहराने के लिए वह पूरी तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, सियासत वाली बात है कि बसपा प्रमुख मायावती के बारे में यह कहा जा रहा है कि अब बसपा प्रमुख मायावती यूपी में अपना दबदबा कायम रखने के लिए हर बयान देना चाहती है जो कहीं न कहीं जनता को अच्छा लगे। लेकिन इन सब के बीच जनता से बसपा प्रमुख मायावती की दूरी बढ़ी है। इसे पाटने के लिए बसपा प्रमुख मायावती को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि बसपा प्रमुख मायावती इधर बीच हर मुद्दों को लेकर अपने बयान जारी करती हैं। हालांकि उनके जो कार्यकर्ता हैं वह सड़क पर जनहित के मुद्दों को लेकर नहीं उतरते, यह भी सबसे बड़ा सच है। और बसपा प्रमुख मायावती ट्विटर हैंडल के सहारे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे जनता का दिल जीतना चाहती हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मायावती ने एक्सपर्ट ट्वीट किया, बुलडोजर का एक्शन हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की कर लेते हैं। आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही रोजगार मेले का उद्घाटन और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन्स बांटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 757 करोड़ की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के बाद पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे।
गाजियाबाद के घंटा घर रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद दौरा, आज गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही रोजगार मेले का उद्घाटन भी करेंगे। युवाओं को बड़ी सौगात देंगे, चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे। यानी एक तरफ युवाओं और जो बेरोजगार हैं उनके ऊपर विशेष तरह से यहां पर फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पिटारे से 757 करोड़ की 111 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो आज गाजियाबाद का दौरा है पीएम मोदी का। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनसभा, इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रथम चौधरी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। प्रथम, क्या कुछ जानकारी है? आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका आज सीएम योगी गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे। हम आपको बता दें कि गाजियाबाद में रोजगार मेला जो कि घंटाघर रामलीला मैदान में स्थित है, वह 150 से ज्यादा कंपनी आई हुई है और अपना जगह जगह स्टॉल लगा रही हुई है। इसी के साथ आपको हम बता दें कि 15,000 लाभार्थी लक्ष्य रखा गया है नौकरी देने का। अब तक 12,000 से ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और इसी के साथ तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद दौरा है। आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता को बड़ी सौगात देंगे, रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। कई बार हमने देखा था इससे पहले किस तरह से विपक्ष रोजगार और बेरोजगारी को लेकर लगातार योगी सरकार पर हमलावर नजर आया है। उसी को देखते हुए, उसी को पार पाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। तो एक बार प्रथम फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रथम, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर हैं और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है आज पूरे दिन? सीएम योगी आज जो है घंटाघर रामलीला मैदान में आएंगे। वहाँ 150 से ज्यादा कंपनी है जो रोजगार मेले का स्टॉल लगाई हुई है। 111 परियोजनाओं का भी जो आज जो है शिलान्यास होगा। 757 करोड़ रुपए जो है लागत कंपनियों की, जिसमें जल निगम और आपका जीडीए, पीएससी, इन पर जो है परियोजनाओं का जो है सीएम योगी आज वो करेंगे शिलान्यास। ठीक है, यानी भव्य आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। बेरोजगारी को देखते हुए वो आज युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रथम, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जौनपुर से है, जहां सड़कों पर उतरकर योगी सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री और जनपद के प्रभारी ए.के. शर्मा ने व्यापारियों से मुलाकात कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और लोगों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलवाई। बता दें कि देश भर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान चल रही है। यूपी में बीजेपी ने 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और इकाइयों को भी जिम्मेदारी दी गई है। वही खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ मंडल बैठक में शामिल होने पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दे दिया। सपा के पूर्व सांसद ने करहल उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो जनता के हित में हो। साथ ही बीजेपी मंत्री नरेंद्र कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान ही खतरे में नहीं है, बल्कि देश की सीमाएं भी सुरक्षित रही है, आरक्षण भी खतरे में है। क्योंकि पिछले 7 सालों की सरकार में और केंद्र सरकार में मैनपुरी जिले या करहल विधानसभा के लिए कोई भी कार्य सरकार ने नहीं किया।
और चूंकि चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा भाजपा को, और जो माहौल इन उपचुनावों में है 10 की 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा की भी स्थिति है, और कहीं ना कहीं अपनी साख को बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। लेकिन करहल की जनता ने मन बना लिया है पूरी तरीके से, और बड़े वोटों के साथ समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीत के जाएगी। चाहे कोई भी मंत्री या नेता उनके कितने भी दिन आए यहाँ पर आए, लेकिन लोग यहाँ के राजनीति से जुड़े हुए वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर झांसी से है, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बता दें, बबीना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सफा में दुकान के सामने शराब पीने से मना करने पर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। वहीं हमले में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और जांच पड़ताल में जुट गई। तो खबर झांसी से है, आपको बता दें, जहां पे शराब की दुकान पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, खूनी संघर्ष हुआ दोनों के बीच। उसके बाद इसमें 6 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस लड़ाई में आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। इन घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।